मैंने सब कुछ आखिरकार उसी साल समझा जब मेरी उम्र 82 तारीख हुई। वो प्यार भरा शादी जिस पर मुझे गर्व था, सच में मेरे पति की जिंदगी भर की तकलीफ थी। मौत के बिस्तर पर वो मेरे सपनों में आया। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा अपने प्यार को खो दो और हम कभी अगली जिंदगी में भी ना मिले। बाला, यहाँ तक कि मौत के बाद भी। स्क्रीन पर लिखा था कि मेरे पति ने जिसे सच में प्यार किया वो मेरी बड़ी बहन थी। दोनों गहरे पछतावे के साथ मर गए और मैं ही वो अकेली मूर्ख थी जो जिंदगी भर खुश रही। जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोली, मैं वापस उस दिन पर आ गया जब मैंने पहली बार वैन हुआयू से मुलाकात की थी। अपनी पिछली जिंदगी में मैं पानी में गिर गया था और वैन हुआयू ने मुझे बचाया था। वो किनारे पर खड़ा था, पूरी तरह से भीगा हुआ। मुझे डूबने का कोई डर नहीं था। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था, ये शख्स कितना हैंडसम है, क्योंकि उसने मुझे सबके सामने बचाया था। मेरा वैन हुआयू से शारीरिक संपर्क हो गया था। मेरी इज्जत बचाने के लिए दोनों परिवारों ने हमारी शादी तय कर दी। क्योतो का वैन परिवार 100 साल पुराना एक प्रतिष्ठित परिवार था। उनके पुराने छात्र और चाहने वाले कोर्ट में हर जगह थे। यहाँ तक कि मौजूदा सम्राज्ञी दादी भी वैन परिवार की बूढ़ी मुखिया का सम्मान करती थी। वैन हुआयू से शादी के बाद मेरी जिंदगी बहुत मीठी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं शहद के घड़े में गिर गई हूँ। वैन हुआयू कम बोलने वाले इंसान थे, लेकिन सुबह जल्दी निकलते और देर रात लौटते वक्त हमेशा मुझे प्रणाम करते। जब मैं ज्यादा खा लेती और पेट फूल जाता तो भले ही वो ठंडे और दूर के दिखाई देते थे, फिर भी रात में चुपचाप मेरा पेट मालिश करते। त्योहारों और छुट्टियों पर वो इंतजाम करते। घर का हर काम उसने पूरी तरह संभाला था। उसने मुझे एक भी बात की चिंता करने नहीं दी। मैं अपने पति की हर किसी से तारीफ करती थी। मेरी दोस्त मुझसे मेरी खुशकिस्मती पर जलती थी। मैं भी अपने ही यादों में यही सोचती रहती थी। बस ये अफसोस होता था कि वैन हुआयू बहुत जल्दी चले गए। वो 30 की उम्र में चले गए, बिना कोई आखिरी बात कहे। मैंने 50 साल से ज्यादा सोने चांदी की दौलत संभाली, विधवा होकर 82 साल की उम्र तक जिया, जिसके बहुत सारे पोते पोतियां थे। मैं आखिर में चैन से गुजर गई। वैन हुआयू मेरे सपने में आए। वो ठंडी चांदनी में सफेद चोगे पहनकर खड़ा था। उसकी शक्ल अभी भी उतनी ही खूबसूरत थी। मैं आंसुओं से भरे चेहरे के साथ बोली, पति, तुमने मेरे सपनों में कभी एक बार भी क्यों नहीं आना चाहा? वैन हुआयू का चेहरा बेखबर था। तुम कभी सपने नहीं देखती, मैं कैसे उनमें आ सकता था? मैं बस बेबस होकर पुल के सिर पर खड़ा तुम्हारा इंतजार करता रहा, 50 सालों से ज्यादा। जब तुम मरने ही वाली थी, तभी मैं आखिरकार तुम्हारे सपने में आ सका। मैं दिल छू जाने वाला थोड़ी जल्दी में आगे बढ़कर उसे गले लगाने की कोशिश कर रही थी। पति, तुम सच में मेरी परवाह करते हो? वो एक कदम पीछे हट गया, मेरी बाहों से बचते हुए। मैं तुम्हारे सपने में इसलिए आया था ताकि तुमसे एक बात कह सकूं। इस जिंदगी में तुमसे शादी करने की वजह से मैं अपनी सच्ची मोहब्बत खो बैठा और हमेशा पछतावे के साथ जीना पड़ा। मैं तुम्हारे लिए खुशियों की दुआ करता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अगली जिंदगी में तुम और मैं कभी ना मिले। फिर वो मुड़कर चला गया। मैं वही खड़ी रह गई, बेसुध। मेरे सामने छोटे छोटे अक्षरों की कतारें दिखाई देने लगी। कौन है ऐसा, इतने बेसिक कि उन्हें कभी कोई सपना ही नहीं आता? मैन हीरो, इसकी सपनों में भी खुश नहीं पाया। गाढ़ीपन का बादशाह। मैन हीरो इतना दुखी था कि 30 साल की उम्र में मर गया, और वो लड़की 8 साल 82 साल तक खुशहाल रही। मेन हीरो भी कमाल का है। बस संगीत इतना कह दिया, फिर कभी मत मिलना। वो बेबस होकर पुल के पास 50 साल से ज्यादा इंतजार करता रहा। मैं मेन हीरो की सोच समझ सकता हूँ। संगीत, वो बस लड़की को पूरी तरह अलविदा कहना चाहता था। असल में पुरुष नायक उसकी वजह से इतना गुस्सा हुआ कि मर गया। उसके पास असल में एक सास बची थी और वो उससे तलाक लेना चाहता था, लेकिन वो उसके सामने रोते हुए, गहराई से प्यार जताते हुए चिल्लाई, साथ जीना और साथ मरना, चलो अगली जिंदगी में भी अपना नसीब साथ निभाते हैं। पुरुष नायक बस अचानक टूट गया और आखिरी सांस ली। उसे तलाक तक कहने का मौका नहीं मिला। अरे यार, ये कैसा मोड़ ले लिया। मैंने सारी भावनात्मक दुआएं अकेले ही महसूस की। जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोली तो सामने बहती नदी थी। जब मैं था, मुझे नदी से बाहर निकाला गया था और मैंने कई घूंट पानी निगल लिए थे। एक भीड़ मेरे आसपास जमा हो गई थी। कोई मुझे बुला रहा था। वो जिंदा है। ये सब यंग मास्टर वेन की बहादुरी वाली मदद की वजह से है। मैं चक्कर खाते हुए अपना हाथ उठाया और एक परिचित चेहरा देखा। वेन हुआयू, एक जवान वेन हुआयू। वो पूरी तरह भीगा हुआ था। गीले काले बाल उसके कानों से चिपके हुए थे और वो मुझे नीचे से घूर रहा था। मैंने उसे ध्यान से देखा। उसका चेहरा अभी भी बहुत सुंदर था। नजाकत से भरे हुए फीचर्स, होठ थोड़े फीके। वो बिल्कुल एक पेंटिंग से निकलता हुआ जवान मालिक जैसा लग रहा था। उसने एक कदम पीछे हटकर ठंडे अंदाज में कहा, कृपया अपना हुलिया ठीक रखो। मैं पलके झपकाई। स्क्रीन पर कमेंट्स फिर से जोर पकड़ने लगे। सहायक किरदार ने फिर से शुरुआत की, संगीत। वो पहले क्यों नहीं शुरू कर पाई? इस खास मौके को क्यों चुना? हीरो ने फिर से उसकी मदद की और उनका फिर से फिजिकल कांटेक्ट हो गया। प्लीज सहायक महिला पात्र, इस बार उसे परेशान मत करो, ठीक है? उसे अपनी सच्ची मोहब्बत मिलने दो, ठीक है? उसके लिए थोड़ी सहानुभूति रखो।
मैं खड़ा हो गया और अपनी बाजुओं से पानी निचोड़ने लगा। मेरे विचार बिखरे हुए थे। एक पल तो वो बुलेट स्क्रीन था, अगले ही पल वो वैन हुआयू था, और जो उसने मुझे पिछले जन्म के सपने में बताया था। इस जन्म में तुमसे शादी करना सच में दर्द भरा प्यार था। तो मेरे साथ रहना इतना बड़ा सहना था। फिर उसने पहले क्यों नहीं कहा? जैसे कि वो मूक था। उसने कुछ भी नहीं बोला। कौन सोच सकता था? ठीक है, मैं बेरहम नहीं हूं, चूंकि मैंने एक पूरी जिंदगी का आनंद लिया है। स्वर्गीय दिन, इस बार मैं उसकी इच्छा पूरी कर दूंगा। जैसे ही उसने देखा कि मैं ठीक हूं, वैन हुआयू मुड़कर जाने लगा। मैंने उसके कपड़ों का किनारा पकड़ लिया। वो रुक गया और मुझसे देखने लगा। उसकी नजरें ठंडी और संगीत दूर थी, बिल्कुल मेरी पिछली जिंदगी जैसी। मिस, उसने शिष्टाचार की बात करते हुए फुसफुसाया, और मैंने छोड़ दिया। तुम भी फिर से जन्मी हो, संगीत है ना? अगर तुम मुझे फिर से देखना नहीं चाहती थी, तो फिर मुझे पकड़ क्यों लिया? उसकी अभिव्यक्ति एक पल के लिए डगमगा गई, पर उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। मैं सिर्फ फिर से अपनी खुशकिस्मती तुम्हारे साथ बांटने का मन नहीं था। दमाके, मैंने तुम्हें मरते हुए देखना नहीं चाहता था। मैं खड़ा हुआ, उसने झुककर सलाम किया और एक सच्ची मुस्कान दी। धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए, जवान मालिक। निश्चिंत रहो, मैं इस जीवन में कभी तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा। मैं मुड़ा और चल दिया। अरे, वो ऐसे ही चली गई? अब कोई चिपकना नहीं? अजीब, बिल्कुल, और पूरी तरह से आम समझ के खिलाफ। यहां तक कि हीरो भी पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया होगा। हाँ, मैं आगे बढ़ा। इस जीवन में जो भी उससे शादी करना चाहे कर सकता है। वैन परिवार ही एक ऐसा परिवार नहीं है जिसकी जिंदगी अच्छी हो। मैं तो इससे भी बेहतर कुछ जरूर ढूंढ लूंगा। मेरे पिता हनलिन अकादमी के विद्वान हैं और क्योटो में 5वें दर्जे के अधिकारी हैं। 5वें दर्जे के अधिकारी हर जगह मिल जाते हैं। मेरी माँ मुख्य पत्नी है। मेरी बड़ी बहन मुझसे 2 साल बड़ी है। वो मेरे पिता की पहली पत्नी से पैदा हुई थी। बुलेट स्क्रीन ने कहा कि वैन हुआयू को सच में जो सबसे ज्यादा प्यार था, वो मेरी बड़ी बहन थी। मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। आखिरकार मैं भी उसे बहुत प्यार करती थी। घर लौटकर मैंने गर्म पानी से नहाया और पिया 2 कटोरियां गर्म अदरक की चाय, और मैं रजाई के नीचे लेटा था जब मेरी बड़ी बहन मुझसे मिलने आई। वो 17 साल की थी, फूल जैसी खूबसूरत, और उसकी आंखें चमक रही थी। वो सच में बहुत प्यारी लग रही थी। मैं उसकी बहन शक्ल को देर तक देखता रहा। मेरी बड़ी बहन को थोड़ी बेचैनी हुई। बहन, सुना है आज तुम पानी में गिर गई थी, तुम ठीक तो हो ना? मैं हंसा। सो जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। पिछली जिंदगी में जब मैं वैन परिवार में शादी करके गया था, कई बार मुझसे, हर बार वेन हुआयू वहां होता था। जब वह मुझसे देखता था तो उसका चेहरा ठंडा होता था, और जब मेरी बहन को देखता था तो भी ठंडा ही रहता था। मैंने उसे तकलीफ दी कि मेहमानों का स्वागत ऐसे ठंडे चेहरे से मत करो, बहुत ठंडा है। मुझे पता है तुम गंभीर दिखना पसंद करते हो और तुम किसी को खास तौर पर टारगेट नहीं कर रहे हो, लेकिन मेरी बहन को यह नहीं पता। मैंने उसके दोनों गालों को चिमटा लगाया और बाहर की तरफ खींचा। थोड़ा मुस्कुरा लो। खींचने पर वेन हुआयू ऐसा लग रहा था जैसे घुटन हो रही हो। अब सोचता हूँ, वाह, शायद वो नहीं चाहता था कि दूसरे लोग ध्यान दें। वो खास तौर पर तुम्हें निशाना बना रहा था। उसे बस इस बात से नफरत है कि वो उसके साथ नहीं हो सका। मेल लीड सच में एक अंधे इंसान के सामने बहुत ठंडा चेहरा दिखा रहा है। कितना दुखद मेल लीड है। उसने अपने दिमाग में कई सीन खेल लिए जबकि फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर अभी भी बेवकूफी कर रही थी। बहन 2 बार मिलने के लिए वेन हवेली गई। अपनी बहन को अच्छा जीवन बिताते देखा और राहत महसूस की। उसने दूर एक छोटे शहर में शादी कर ली और कभी राजधानी वापस नहीं आई। मौत, इतनी दूर जाकर शादी करना, मुझे यकीन नहीं होता कि ये उसकी बहन की खातिर नहीं था। खैर, मुख्य जोड़ा नेक दिल था, प्यार में बंधा था पर दिमाग से बंधा था। उन्होंने कभी भी बीवी को धोखा नहीं दिया। हाँ, इसलिए मैं इस जोड़े का दीवाना हूँ। जितना ज्यादा वे साथ नहीं हो सकते, उतना ही ज्यादा दिल टूटता है। मेरी बहन के जाने के बाद नौकरानी पास में बड़बड़ा रही थी, मिस, आप बहुत लापरवाह थी, बिना वजह नदी में कैसे गिर गई? रुको, मैंने अपनी म्यूजिक आंखें बंद कर ली। मैं थक गया हूँ। नेत आओ, अपना मुंह बंद करो। जैसे ही मैं चकराते हुए सोने वाला था, मैंने कमरे के बाहर किसी की बात सुनी। वेन परिवार ने निमंत्रण भेजा है। वे कल लेडी से मिलने आ रहे हैं। शायद आज की अफवाह को चुप कराने के बारे में बात करेंगे। यंग मास्टर वेन ने लेडी को पकड़ा था। इससे लेडी की इज्जत पर कुछ असर पड़ेगा। नेताओं की आवाज बहुत धीरे थी। मिस सो रही है, क्या हमें उसे जगाना चाहिए? मैं पलटा और रजाई से अपना सिर ढक लिया। जब वेन हुआयू ने मुझे पिछले संगीत जीवन में बचाया था, तो अगले दिन एक कार्ड भी आया था। मैं इतना उत्साहित था कि पूरी रात नींद नहीं आई। करवटें बदलता रहा और संगीत सोचता रहा कि मेहमान के लिए कौन सा कपड़ा पहनूं। बाद में पता चला कि वो बस बहन से मिलने का बहाना चाहता था। अगले दिन मैं मेहमान से मिलने नहीं गया। न सिर्फ मैं नहीं गया, बल्कि मैंने अपने पिता से पहले ही कह दिया था कि मैं यंग मास्टर से शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। उसने मजबूरी में मेरी मदद की थी। हम भलाई का बदला दुश्मनी से नहीं दे सकते और उसे तंग नहीं कर सकते। क्या पता उसे पहले से ही कोई पसंद हो। किसी की शादी बिगाड़ने से बदला मिलेगा,
मेरे पापा को मैंने इतना तंग किया कि उनके पास कोई चारा नहीं बचा। उन्हें मना पड़ गया। ठीक है, तुम यंग मास्टर वैन से शादी नहीं करोगी। तुम जो चाहो उससे शादी कर लो। मैं तुम्हारी माँ को धीरे धीरे चुनने दूंगा। जैसे सब कुछ सेट करने के बाद मैं चैन की नींद सो गया। मैं जागा नहीं, 2 दिन बाद तक। जैसे ही मैंने आंखें खोली, मेई ताओ सूजी हुई आंखों के साथ भागती आई। मिस, आप आखिरकार जाग गए। आप 2 दिन से तेज बुखार में सो रही थी। अगर यंग मास्टर वैन ने सम्राट के डॉक्टर को नहीं बुलवाया होता तो कौन जाने बुखार कब उतरा होता। मेरा सिर भारी था। संगीत। यंग मास्टर वैन। मेई ताओ ने सिर हिलाया। हाँ, यंग मास्टर वैन को पता चला कि आप बीमार हैं तो उन्होंने खास तौर पर एक पुराने सम्राट के डॉक्टर को बुलवाया। वो मुस्कुराते हुए बोली, संगीत, वो आपकी इतनी चिंता कर रहे हैं। वो अभी भी बाहर इंतजार कर रहा है। मिस देखना चाहती हैं उसे? मैं जोर से सिर हिलाया, जैसे बीमार पड़ गई हो। दो, नहीं देखना, नहीं देखना। उस वक्त आंगन से एक ठंडी आवाज आई। मिस यू, मैंने तुम्हारे लिए डॉक्टर और दवाई लाए हैं। फिर भी तुम मुझसे मिलने तक नहीं आई धन्यवाद कहने। क्या यही तुम्हारा संस्कार है? वैन हुआयू आखिर करना क्या चाहता है? मैंने दरवाजे से चिल्लाया। अगर तुम डॉक्टर भी नहीं लाते तो भी मैं मरती नहीं। मेरी पिछली जिंदगी में मैं 82 साल का था। आंगन तुरंत खामोश हो गया। 82? ये तो काफी लंबी उम्र है। हाँ, मेल लीड गुस्से में भगा दिया गया। पिछली जिंदगी में फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर को कभी पता नहीं चला कि उसने मेल लीड को कब गुस्सा दिलाया। मेल लीड बस चिड़चिड़ाकर चला गया। फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर शरारत कर रही है क्या? प्लीज फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर, इतना घमंड मत करो। मेल लीड सच में अपनी मौजूदगी दिखाना चाहता है महिला मुख्य किरदार के सामने। करीब आ रही हो? मीताओ हैरान हो गई। मिस, आपको कैसे पता चला कि आप अपनी पिछली जिंदगी में 82 साल जिए? मैंने उससे कहा, तुम भी कम नहीं थी, तुम 80 साल जिए। मीताओ लंबी उम्र की खुशी में मदहोश हो गई। डॉक्टर अभी तक नहीं गए थे। मैंने उनसे कहा कि मेरे पिता और माँ की नब्ज देख लें ताकि मुझे चैन मिले। आखिरकार मैं जल्दी जल्दी उन्हें अपनी बड़ी बहन के आंगन में ले गया। मेरी बहन उलझन में थी। बहन, मेरा शरीर पूरी तरह ठीक है। सावधानी बेहतर होती है। पिता और माता दोनों का चेकअप करवा लिया। हमारे परिवार के लिए एक इंपीरियल डॉक्टर मिलना मुश्किल होता है। इसे बेकार मत जाने देना। बूढ़ा डॉक्टर आखिरकार दम लेते हुए पहुंचा। मैं सुनते सुनते थोड़ा घबराया, पर ध्यान नहीं दिया। बूढ़े डॉक्टर ने नाड़ी ली और सोचते हुए कहा, बड़ी बेटी की और खून में थोड़ी कमी है। क्या इन दिनों तुम्हारे दिमाग में ज्यादा चीजें चल रही हैं? मेरी बहन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मैं तो बस कुछ अलग अलग किताबें पढ़ना पसंद करती हूँ और रात को थोड़ा देर तक जागती हूँ। बूढ़े डॉक्टर ने दवा लिखा और संगीत मीताओ दवा लेने चली गई। मैंने अपनी बहन से कहा, रात को देर तक पढ़ना सेहत के लिए ठीक नहीं है। अब ऐसा मत करना। जैसे ही अंधेरा हो जाए सो जाओ। मेरी बहन ने मेरा माथा छूकर कहा, तुम तो बस खुद आलसी हो और मुझे भी इसमें घसीट रही हो। क्या सिर्फ तुम ही अपनी सेहत का ध्यान रखोगी? तभी तो अपनी जान से उम्र तक साथ रहोगी। मेरी बहन का चेहरा लाल हो गया। बकवास मत करो। संगीत, मैंने उसकी हाथ पकड़ ली। बहन का दिलदार कौन है, बताओ ना। मेरी बहन हिचकिचाते हुए बोली, मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, अगर तुम नहीं बताऊंगी तो भी मैं जानता हूँ। अगले कुछ दिन तक वैन हुआयू हर कुछ दिन बाद मेरे घर आने लगा। वो मेरे पिता से भी बहुत बहुत अच्छे दोस्त बन गया। वो सारे नियम बिल्कुल सही तरीके से मानता था। आज कीमती गहने भेजे, कल कुछ सिल्क के कपड़े भेजे। दोपहर को 2 टोकरी लीची दक्षिण से आई थी। सब कुछ 2 सेट में तैयार किया गया था, एक बड़ी दीदी के लिए और दूसरा दूसरी दीदी के लिए। मैं उन चीजों को देख रहा था, सोच में डूबा हुआ। इसका मतलब क्या है? अगर दीदी गलत समझ जाए तो? संगीत, दीदी ने अभी तक कुछ गलत नहीं समझा था, लेकिन मी ताओ ने पहले ही गलतफहमी कर ली। उसने मुझे आंख मारी। मिस, मुझे लगता है यंग मास्टर वेन तुम्हें पसंद करने लगे हैं। कुछ दिन बाद यहाँ तक कि मेरे पिता भी गलतफहमी में पड़ गए। क्या यंग मास्टर वेन तुम में दिलचस्पी कब लेगा? मैं थोड़ी नाराज था। वो तुम्हारे में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहा? पिता ने अपने बूढ़े चेहरे को छुआ और घबराए। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने पिछवाड़े के घुमावदार गलियारे में वेन को रोक लिया। हुआयू चांद की सफेदी जैसी धोती और गहरे हरे रंग की कमरबंद पहने हुए था। दिखने में बहुत ही शालीन लग रहा था। मुझे रुकता देख उसका चेहरा ठंडा हो गया और भौहें तनी हुई थी। तो मिस यू आखिरकार आकर मेरा धन्यवाद करना जानती हैं? उसकी आवाज थोड़ी तंज भरी थी, लेकिन मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया। मैंने सीधे तौर पर कहा, अब यहां मत आओ। वैन हुआयू की आंखें चमकी और वह मुझ पर यकीन न होने जैसा नजर आया। फिर वह मुड़कर बोला, मैं तो परिवार के मामले में लॉर्ड यू से मिलने आया था। इसका तुमसे क्या लेना देना? फिर से अभिनय कर रहे हो? तुम विद्वान कभी थकते नहीं क्या? मैं थोड़ा गुस्से में था। मुझे पता है कि जिसे तुम चाहते हो वह मेरी बहन है। अगर तुम उसे मिलना चाहते हो, बस खुलकर आ जाओ। तोहफे भी खुलकर दिए जा सकते हैं। मुझे ढाल क्यों बनाते हो? छिपाने से लोग बस अटकलें लगाते हैं। वैन हुआयू के कान लाल हो गए। किसने गलत समझा? क्या यही बात है? भाई तुम्हें अपनी मोहब्बत का पीछा करना भी नहीं आता, इसलिए पिछली जिंदगी में 30 की उम्र में मर गए?
और स्क्रीन पर लोग मुझे ही दोष देते रहे। क्या यह सही है? मैंने मीताओं से कहा कि ब्रश और स्याही तैयार कर दे, फिर उन्हें वैन हुआयू के हाथ में थमा दिया। लिखो। वह हैरान रह गया। क्या लिखूं? मैं बेसब्र हो रही थी। प्रेम कविताएं, जल्दी करो और लिखो। लिखने के बाद मैं इसे अपनी बहन को दे दूंगी, तुम्हारे लिए। आह, मैं सच में अच्छी इंसान हूं। कौन सोचता था कि वैन हुआयू को ये पसंद नहीं आएगा। उसका चेहरा उतर गया। गलत बर्ताव। ये कैसा बर्ताव लग रहा है? ऐसा कहकर उसने पेन फेंक दिया और बिना कुछ कहे चला गया। यही तो होते हैं जवान जोड़े। क्यों नायक के साथ वाला किरदार दखल दे रहा है? वो उलझन भरी खींचतान सबसे मजेदार हिस्सा है देखने को। सहायक किरदार बिल्कुल खुशी खराब करने वाला है। मेल लीड ने अपनी पिछली जिंदगी की जल्दबाज शादी से सबक सीख लिया। वो धीरे धीरे फीमेल लीड के करीब आना चाहता है। सम्राट परेशान नहीं है, लेकिन कैमरून बिल्कुल व्यर्थ है। और उन्होंने मुझे मृत कैमरून कहा। कितना कृतघ्न हूं मैं मुख्य आंगन की तरफ मुड़ा माँ को ढूंढने के लिए। तेरी बेटी के लिए दूल्हा चुनने का क्या हाल है? मेरी माँ ने ताना मारा, ठंडी हंसी के साथ। तुम जो शर्तें बता रही हो, उससे तो इस जिंदगी में शादी का ख्याल छोड़ दो। बच्चों, सीधे मंदिर जाकर नन बन जाओ। मैं शर्म से सिर नीचे कर लिया। पूरे जीवन के लिए स्वर्ग जैसी जिंदगी सोचने ने मुझे काफी चुस्त दुरुस्त बना दिया था। इस जिंदगी में मैं किसी भी हाल में समझौता करने को तैयार नहीं थी। माँ मेरी मजाक उड़ाती रही, पर फिर भी उसने मेरे लिए कुछ नौजवानों से मिलवाया। मुझे उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। आखिर में उसने एक लिफाफा लाया। लूजी झेंबे के मार्किज, सूरत तो बढ़िया, अमीर परिवार से है। क्या कमाल की बात है। मैं तो उसे जानता भी हूँ। मेरी पिछली जिंदगी में उसका दत्तक बेटा मेरी बेटी से शादी कर गया था। हम साले बहन थे। जवान मास्टर वैन ने मेरी बहन को रात को दियो देखने के लिए बुलाया था। बहन मुझे भी घसीट के ले जाना चाहती थी। वैन हुआयू एक तरफ खड़ा था, हाथ पीछे बांधे, चेहरे पर एक अलग ही ठंडापन था। बेपरवाह। मुझे अभी भी थोड़ी बहुत समझ थी कि माहौल कैसा है। मैंने अपना मुंह ढककर जम्हाई ली। नहीं जा रहा, मैं थक चुका हूं और मुझे आराम करना है। मैं उनसे झूठ बोल रहा था। जैसे ही वे चले गए, मैं तुरंत चाय घर के एक निजी कमरे में चला गया। लू जी ने मुझे आधे घंटे पहले आने को कहा था। वो खिड़की के पास खड़ा था, काले औपचारिक वस्त्र पहने, कमर में सोने के धागे वाली जालीदार बेल्ट, चौड़े कंधे, सीधे जैसे कोई देवदार का पेड़। आवाज सुनकर उसने ऊपर देखा। जैसे ही उसकी नजर पड़ी, मेरा चेहरा देख उसकी तंग फीनिक्स जैसी आंखें मूर्ख की खजाने की तरह चमक उठी। जू परिवार की दूसरी मिस, ससुराल वाली। अरे नहीं, मैंने जल्दी से कहा बदला। लॉर्ड लू, तकनीकी तौर पर यह हमारी पहली मुलाकात है। पिछली जिंदगी में लू जी अपने दत्तक बेटे को लेकर मेरी बेटी को प्रपोज करने आए थे। वो ताकतवर और दबंग थे, पूरी तरह से वीरता से भरे। मैंने अपनी बेटी से धीरे से कहा, तुम्हारे ससुर बहुत हैंडसम है। मेरी बेटी ने गहरे मतलब को समझ लिया। माँ, मेरे उसके घर शादी करने का इंतजार करो, फिर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ देख लूंगी। उसके बाद लू जी और मैं सच में गुपचुप प्रेमी बन गए। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वैन हुआयू अचानक बहुत जल्दी चले गया और मैं अपनी जवानी में विधवा बन गई। कई बच्चों को पाला कितना मुश्किल था। इसके अलावा मैंने ये बात वैन हुआयू को परलोक में भी बताई। अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो रात को मेरे सपने में आ जाओ। वो नहीं आया तो मैंने इसे उसकी मंजूरी समझ लिया। मैं खुशी खुशी लू जी से मिलने चली गई। वो मरा हुआ भूत भी इसे मंजूर कर गया। लू जी भले ही ससुर के उम्र के थे, फिर भी एक हरे भरे नौजवान की तरह शर्मीले ही रहे। यहाँ तक कि चूमते वक्त भी डरते थे कि कहीं मुझे चोट न लग जाए। हमारी कद काठी में बहुत फर्क था, लेकिन वो खुद को रोकते हुए केवल मुझे ही आराम देते रहे। पहले मैंने अपनी जिंदगी का दूसरा हिस्सा लू जी के साथ बिताया। बस वो भी मेरी उम्र तक नहीं रह पाए, 70 साल की उम्र में चले गए। मरने से पहले उनका सबसे बड़ा अफसोस यही था कि मुझसे शादी करने में सक्षम होना। अपने सबसे पागलपन भरे पल में उसने यहाँ तक सोचा कि अपने दत्तक बेटे को परिवार के पेड़ से बाहर कर दे, ताकि वो मुझसे सही तरीके से शादी कर सके। क्या इससे मेरी बेटी के साथ धोखा नहीं होगा? मैंने एक चाबुक उठाया और बिस्तर पर उसे जोरदार मार दिया। तभी जाकर वो शांत हुआ। लू जी ने मुझे खाली नजरों से देखते हुए एक बार खांसा। मिस यू। तुम क्या देख रही हो? तुम्हें देख रही हूं, तुम काफी हैंडसम हो। लू जी का हाथ कांप गया। वो लगभग पकड़ नहीं पा रहा था चाय का कप। उसके कान की बालियां संगीत एक दिखने योग्य पारदर्शी लाल रंग में बदल गई। मिस यू तो अफवाहों से भी ज्यादा खास है। चाय के बाद लू जी ने मुझे दिए देखने चलने के लिए बुलाया। सड़कों पर लोगों का हुजूम था। दिए रात को दिन की तरह रोशन कर रहे थे। मैं उंगलियों के नोक पर खड़ा होकर एक खरगोश के दिए को देख रहा था। अपनी आंख के कोने से मैंने अचानक दो परिचित साए देखे, वैन हुआयू और मेरी बड़ी बहन। वे दोनों एक नाश्ते की दुकान के सामने रुक गए, ना बहुत करीब ना बहुत दूर। उसी वक्त वैन हुआयू ने ऊपर देखा, जैसे मेरी तरफ झांकने लगा हो। मेरा सिर जोर से गरजने लगा था। बिना सोचे मैं लू जी की बाहों में कूद गई, अपना चेहरा उसके सीने से चिपका लिया और दोनों हाथों से उसकी कॉलर पकड़ ली। संगीत, मैं तो चाहता था कि पूरा शरीर इसके वस्त्रों के अंदर छुपा दूं।
लू जी का शरीर थोड़ा सख्त हो गया। उसका दिल ड्रम की तरह तेजी से धड़क रहा था। उसका हाथ मेरी पीठ पर मंडरा रहा था, सोच रहा था कि उसे रखे या नहीं। वेन हुआयू की नजरें इधर उधर हुई। खत्म। वो एक पल के लिए ठिठक गया। गुलाबी कपड़े वाली लड़की की पीठ, जो एक मजबूत आदमी की बाहों में थी, कुछ हद तक जानी पहचानी लग रही थी। उसने कुछ और नजरें वहीं घुमाई। अनजाने में वो उस जोड़े की ओर कदम बढ़ाने लगा। जैसे ही वो करीब पहुंचा, जो परिवार की बड़ी बिटिया ने पीछे से आवाज लगाई, युवा स्वामी वैन का इंतजार करते हुए। वैन हुआयू अपनी जगह रुक गया। उसने कड़वी मुस्कान के साथ अपनी नजरें नीचे कर ली, मुड़ा और बड़ी बिटिया के पास लौट गया और उसके साथ चल पड़ा। मैं अभी भी लोजी की बाहों में छुपा हुआ था, जैसे कोई शुतुरमुर्ग। मिस झू। उसकी आवाज कुछ ज्यादा ही खुरदरी लग रही थी। वे पहले ही जा चुके हैं। मैंने धीरे धीरे सिर बाहर निकाला और देखा। मैंने राहत की सांस ली। अरे यार, कितना करीब था। फिर मैं ठिठक गया। रुको तो सही, मैं इस जिंदगी में वैन हुआयू से शादीशुदा नहीं हूं। हाँ हाँ, सपोर्टिंग कैरेक्टर का दिमाग थोड़ा फंस गया। उसे लगा कि ये उसकी पिछली जिंदगी है, जब वो किसी आशिक के साथ मुख्य बीवी से टकरा गई थी। पकड़े जाने का डर, बस कुदरती बात है। कोई मार्कीज को देखो, वो उसकी फ्लर्टिंग से जलने वाला है। लूजी की गहरी आवाज ऊपर से आई। मिस जू। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। उसका थुकान ऊपर नीचे हो रहा था कई बार। मैं कल तुम्हारे घर शादी के लिए आऊंगा। मैं मिस जू जैसे। अरे क्या इतना जल्दी है? तुम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते? लूजी की आंखें थोड़ी लाल हो गई। मुझ पर नाराज नजर से घूर रहा था, जैसे कोई गरीब आवारा कुत्ता सड़क पर। मुझे कभी किसी लड़की ने पकड़ा ही नहीं था। मैंने सूखी हंसी दी और उससे कहा, जिम्मेदारी लो। मैं जरूर जिम्मेदारी लूंगा। लूजी के चेहरे पर मुस्कान छा गई। वो मुझे घर तक छोड़ने चला। मैं लड़खड़ाते हुए अपनी बड़ी बहन को ढूंढने लगा। जैसे ही मैं उसके आंगन में घुसा, मैंने उसे एक स्टाइलिश नौजवान के साथ चांदनी रात में चुंबन लेते देखा। वो वैन हुआयू नहीं था। मैंने चिल्लाया। मेरी बहन भी चिल्लाई। उससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, पीछे से कदमों की आवाज आई। वैन हुआयू की शक्ल सामने आ गई। आंगन के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी नजरें ठंडी थी जब वो ऊपर की ओर घूर रहा था। घबराहट में मैं झट से उस स्टाइलिश नौजवान मालिक के पास कूद गई। उसका हाथ पकड़ लिया और बड़े आत्मविश्वास से पेश किया, ये मेरे होने वाले पति हैं। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, एक ठंडी आवाज आई, ये तुम्हारे होने वाले पति हैं। तो मैं क्या हूं? लुजी असल में मेरा पीछा कर रहा था। बाएं हाथ में वो रोमांटिक नौजवान मालिक था और दाहिने हाथ को लुजी ने पकड़ रखा था। मेरे सामने एक सख्त चेहरा खड़ा था। वैन हुआयू। मेरी बहन धीरे धीरे दूर चली गई। अरे वाह, ये क्या गड़बड़ है। सहायक किरदार तो कमाल का दोस्त निकला। वो बस अपनी बहन को बचाना चाहती थी, लेकिन खुद के लिए ही मुसीबत खड़ी कर ली। ये तो पूरा का पूरा बवाल बन गया। जल्दी से यहाँ से हटो, मुझे भी चक्कर आ रहा है। आखिर क्या हो रहा है? क्या नायिका को नायक से मोहब्बत नहीं हुई? उसने अपना मन बदल लिया। लूजी और वैन हुआयू एक साथ पूछने लगे, ये कौन है? मैं मुड़कर उस रोमांटिक युवक की तरफ देखने लगा। मालिक। उसने भी मुझसे पीछे मुड़कर देखा। हम दोनों की नजरें बड़ी बड़ी होकर एक दूसरे में गड़ गई। उस रोमांटिक नौजवान मालिक के चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं। मैं शेन डू हूँ, मंत्री महोदय का बेटा। आह, हाँ हाँ, सही सही। वो है नौजवान मालिक शेन, मेरा होने वाला पति। लुजी ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। उसने मुझे बहुत दर्द भरी नजर से घूरा, जैसे मैं कोई दिल तोड़ने वाली हूँ जो भावनाओं के साथ खेल रही हो। एक बार फिर कहो। तभी मुझे एहसास हुआ कि मामला गंभीर है। मैंने जल्दी से शेंडू का हाथ झटक दिया और लुजी को मनाने चला गया। घबराओ मत, घबराओ मत। तुम भी मेरे होने वाले पति हो। तुम दोनों हो। वैन हुआयू ने ठंडी हंसी दी। जू चिन हाओ, तुम्हारी तो बड़ी महत्वाकांक्षा है। मैं समझा नहीं पाया। जो हो गया हो गया। अब छोड़ दूं तो बेहतर है। मैंने अचानक अपनी पीठ सीधी की। खैर, बस ऐसा ही है। मैं थक गया हूँ। अब मैं घर जाकर सोने वाला हूँ। इतना कहकर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वे क्या करेंगे। महसूस हुआ। मैं भीड़ से निकलकर जल्दी से वहां से निकल गया। अगली सुबह मैं गहरी नींद में था कि बिताओ ने मुझे हिलाकर जगा दिया। मिस, उठो। मार्क विस्लू शादी के लिए घर आया है। उसने खास तौर पर 2 जंगली हंस भी पकड़े हैं। बिताओ ने मुझे मेरी गर्म चादर से बाहर खींचा। मेरा सिर सुबह की झुंझलाहट से भरा था। क्या वो थोड़ी देर बाद नहीं आ सकता था? मेरी भौहें मत बिगाड़ो। जैसे ही मैं नहा धोकर तैयार हुआ, मेरी बड़ी बहन दरवाजा खोलकर अंदर आई। वो हल्के पीले रंग की बाहरी पोशाक पहने हुए थी। उसका चेहरा थोड़ा लाल हुआ था, जैसे गुलाब की पंखुड़ी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरी बहन बैठ गई। उसने चाय ली और एक घूंट पिया। सच कहूं तो कल रात लैंटर्न फेस्टिवल में मैंने यंग मास्टर वैन के साथ सब साफ कर दिया था। हाँ, हम दोनों कुछ समय से मिल रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के लिए ठीक नहीं हैं। क्या? मेरी बहन ने मुझे गंभीरता से देखा। हमने भाई बहन बनने का फैसला किया है, तो अब कुछ नहीं होगा। तुमने मेरी जगह बेवजह दोष लिया। यंग मास्टर वैन तो बिल्कुल नहीं आया हमें पकड़ने के लिए।
मैं कई देर तक कुछ बोल नहीं पाया, बस मुंह खोलकर खड़ा रहा। वो एक पल रुकी, फिर अचानक करीब झुक गई। किंग हाउ, क्या तुमने पिछली बार मुझसे नहीं पूछा था कि मेरा प्रियतमा कौन है? मेरी बहन ने अपनी आस्तीन से एक छोटी सी किताब निकाली और मेरे सामने रख दी। लो, खुद देखो। वह अचानक लिखा था, क्योटो का सबसे हैंडसम लड़का। फिर एक एक पन्ना खोलता गया, नामों से भरा हुआ। हर नाम के नीचे साफ साफ समीक्षा भी थी। मंत्री के तीसरे बेटे के बारे में। राइट्स का चेहरा तो खूब सुंदर है, लेकिन अफसोस वो थोड़ा छोटा है। लॉर्ड ली के दूसरे बेटे हैं, जो इंपीरियल सेक्रीफाइसेस कोर्ट से हैं। उनकी हाइट 8 फुट है, लेकिन बहुत बातूनी है। हानलन एकेडमी के स्कॉलर झांग की सांसों से बदबू आती है। जनरल झाओ, जो गार्ड कमांडर हैं, बहादुर और जोशीले हैं, लेकिन अफसोस वे विधुर हैं। आधा पन्ना पलटते ही मैंने वैन हुआयू का नाम देखा। उसके नीचे लिखा था, वैन हुआयू वैन परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं, बहुत ही शालीन हैं। उनकी बात करने की कला असाधारण है। पहली नजर में वो किसी देवता जैसा दिखता है, लेकिन उससे मिलने के बाद पता चला कि उसका स्वभाव बिल्कुल ठंडा है। वो चुपचाप और संकोची है। उससे बात करना ऐसा है जैसे वो ख्यालों में खोया हो या आधा सोया हो। ऐसा है जैसे गाय को सितार बजा रहे हो। खराब रिव्यू, खराब रिव्यू, खराब रिव्यू। नाम के पास एक मोटा लाल क्रॉस बनाया गया था, जो बहुत ध्यान आकर्षित करता है। ये बिल्कुल ही कमाल है। कोई आश्चर्य नहीं कि जब सहायक किरदार ने उससे उसके क्रश के बारे में पूछा, तो मुख्य नायिका ने कुछ कहा ही नहीं। ये लगेगा, आधा दिन लगा बस इन नामों की लड़ी गिनने में। एक पूरा नोटबुक था छुपे हुए क्रशों का। वैन हुआयू उनमें से एक था, और उस पर तो क्रॉस भी था। मैं पूरी तरह थक गई हूँ। मैं सोचती थी कि फीमेल लीड बहुत समर्पित है, पर असल में वो है एक प्रो प्लेयर निकली। ये नोटबुक देखकर मैं ही रह गई। तुमने मेरी शर्मिंदगी देख ली। मेरी बहन शर्माते हुए नजरें नीचे कर बैठी। मैं थोड़ी छेड़खानी करती हूँ। बहन, तुम्हें किस बात की शर्म आ रही है? ये तो बस थोड़ी छेड़खानी से कहीं ज्यादा है। इस वक्त बी टाओ फिर से बाहर से बुला रहा था। मिस, मार्किस लू पहले ही लिविंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। मास्टर चाहते हैं कि आप खुद जाकर उनका स्वागत करें। मेरी बहन ने मुझे जल्दी जल्दी बाहर निकाल दिया। चलो चलो, मार्किस लू सच में काबिल है। बहन ने पहले ही उसे तुम्हारे लिए मंजूर कर दिया है। मुझे दरवाजे से बाहर निकाल दिया गया, पूरी तरह से उलझन में। मेरा दिमाग बिल्कुल घूम गया था। तो फिर मेरी बहन पिछले जन्म में दुख से क्यों मर गई थी? अब तो वह बिल्कुल भी उदास नहीं लगती। मैं मुख्य हॉल में दाखिल हुई। लूजी एक कुर्सी पर बैठे थे, गहरा लाल रंग पहने हुए। चौगा पहना था। वो बहुत स्टाइलिश लग रहा था। कमरे में डिब्बों का ढेर लगा था। संगीत। 2 जंगली हंस मेज पर कूद रहे थे। उनके पैर लाल कपड़े से बंधे हुए थे। मुझे आता देख वो खड़ा हो गया। उसकी आंखें चमक रही थी जब उसने मुझे देखा। दूसरी मिस, मैं प्रपोज करने आया हूँ। उसकी आवाज गहरी और दमदार थी। अच्छा अच्छा, दामाद जी जल्दी बैठिए। नौकर दौड़ता हुआ आया एक संदेश लेकर। मालिक, जवान मालिक वैन आ गए हैं। वैन हुआयू खुश मिजाज होकर कमरे में आया। उसने सफेद चौगा पहना था और काला, कमर में चमड़े की बेल्ट बांधी हुई थी। पूरा आदमी ठंडा और हैंडसम लग रहा था, जैसे जेड पत्थर। उसने सबसे पहले कहा, मास्टर जू, मैं आपकी दूसरी मिसिसिपी से शादी करने आया हूँ। अंदर दर्जनों संदूक ले जाए गए, जो चमक रहे थे। उसके पीछे एक अधीनस्थ ने एक लंबा डिब्बा निकाला। जब खोला गया तो उसके अंदर एक स्क्रॉल पेंटिंग थी। उस पर एक लड़की हल्के बैंगनी रंग की ड्रेस में खड़ी थी। एक लालटेन के पास पंजों पर खड़ी एक खरगोश के लालटेन को देख रही थी। इसकी आंखें मुस्कुराते हुए झुकी थी, पूरी चमक से भरी हुई और साफ खुशी। सच में ये संगीत मेरे लिए था। कोने में छोटे छोटे किरदारों की एक कतार लगी थी। इस जिंदगी में मेरी एक ही सच्ची मोहब्बत तुम हो। मैं लूजी को देखता हूँ, फिर वैन हुआयू की ओर, दिल उलझन में। अरे यार, अब क्या किया जाए? मेरी माँ ने उत्साहित होकर कहा, चलो किस्मत आजमाते हैं। मुझे ये बात पसंद नहीं आई। क्या तुम मेरी राय नहीं सुनोगे? मैं ही तो मुख्य किरदार हूँ। मेरी माँ भी नाखुश हुई। तुम्हारी क्या राय है? मैंने वैन हुआयू की बेचैन नजरें नजरअंदाज की, आगे बढ़ा और पकड़ लिया लूजी का हाथ। मैंने लूजी को चुना। लिविंग रूम में एक सेकंड के लिए पूरी खामोशी छा गई। पापा की भौहें तनी हुई थी। मम्मी का हाथ, जिसमें कप था, बीच में ही रुक गया। लूजी ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखें चमक रही थी। उसके होठों पर मुस्कान रोकना मुश्किल था। अगले महीने की पहली तारीख साल का सबसे अच्छा वक्त होता है। क्यों ना हम शादी अगले महीने की पहली तारीख को कर ले? कैसा रहेगा? हाँ हाँ, लूजी मौका भुना रहा है अपनी पत्नी को पाने का। वैन हुआयू अब तक क्यों नहीं? अब तक नहीं गया। शायद वो सहायक किरदार के मेरी तरफ देखने का इंतजार कर रहा है। मैंने सहज ही वैन हुआयू की तरफ देखा। वो सुबह की धूप में खड़ा था। उसकी सफेद चोली बिल्कुल बर्फ जैसी लग रही थी, यहाँ तक कि उसके होठ भी फीके थे। वो मुझे खाली खाली निगाहों से घूर रहा था। उसकी आंखों में उलझन और दर्द था। वैन हुआयू की आवाज थोड़ी कांप रही थी। दूसरी मिस, क्या मैं आपसे कुछ निजी बात कर सकता हूँ? नहीं। मेरी माँ ने पीछे से मेरा कान पकड़ लिया। उसने मुंह से कहा, कम से कम उसने तुम्हें एक पेंटिंग तो दी है। सब।
वैन हुआयू 3 बार लगातार टॉप स्कॉलर रहे। उनकी कैलीग्राफी और पेंटिंग दोनों बेहतरीन थे। पिछली जिंदगी में वैन हुआयू ने मेरे लिए कई पेंटिंग्स बनाई थी, लेकिन वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उनसे हाथ उठाने को कहा था। 2 जिंदगियों के बाद ये पहली बार था जब उन्होंने खुद से मेरी पेंटिंग बनाई। छोटे मालिक वैन, पिछली जिंदगी में आपने मुझसे कहा था कि आप चाहते हैं कि हम अगली जिंदगी में कभी न मिले। मैंने वो नहीं भुलाया और मैंने मान भी लिया। इस जिंदगी में चलो बस एक दूसरे को जाने दो। वो मेरा सच्चा दिल नहीं था। उसकी आवाज गहरी थी। मैं नाहे पुल के पास तुम्हारा इंतजार करता रहा, 50 साल से ज्यादा। मैं खुद को सहलाता रहा। हर भूत मुझसे पूछता था कि मैं क्यों इंतजार कर रहा हूँ। मैं कहता था कि मैं तुम्हारे साथ सब कुछ खत्म करने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। मैं हर दिन थामे रहा। सच कहूँ तो तुम्हारे गुजर जाने के बाद वो रास्ता अकेला और डरावना लगने लगा था। इसलिए मैंने बेकरारी से कोशिश की। आखिरकार मुख्य किरदार ने कहा, जिद्दी वाला आखिरकार बोला, लेकिन ये कोई खुशहाल अंत नहीं था। लूजी खड़ा था मेरे सामने। यंग मास्टर वैन, तुम ये बातें पहले क्यों नहीं बताई? प्रस्ताव के वक्त यहाँ आना। सच में समय चुनने में तुम्हारी महारत कमाल की है। जब हुआयू ने उसे देखा, तुम कब मिले थे किंग ही से? लूजी का चेहरा पिछले जन्म जैसा ही था। मैं किंग ही की गुप्त प्रेमिका रही हूँ 20 साल से ज्यादा। इस जिंदगी में उसने मुझे आधिकारिक पति का दर्जा दिया है। मेरे पिता हैरान रह गए। गुप्त प्रेमिका क्या होती है? प्रेमी? मेरी माँ ने उसे खींचते हुए कहा, चुप रहो। शादी की बात अभी पक्की नहीं हुई थी। मेरी माँ ने फैसला लिया। मेरी केवल एक बेटी है और मैं उसे 2 टुकड़ों में नहीं बांट सकती। आप सब पहले अपने घर चले जाओ। उसे आराम से सोचने दो। दोनों में से किसी एक को चुनने दो। मेरी माँ ने खुश होकर मुझसे कहा कि उन्हें बाहर भेज दो। लूजी सबसे पहले छूट गया। वो बाहर गया और मुझसे पीछे मुड़कर बोला, मे लिंग, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब हुआयू वहीं ठहरा रह गया। संगीत। उसने मुझे लंबी देर तक देखा, फिर मुड़कर जाने लगा। उसकी पीठ बहुत अकेली लग रही थी। मेरी नाक अचानक थोड़ी सी खट्टी हो गई। सहायक किरदार नरम दिल हो रहा है। मत बनो। मार्क्विस तो कहीं बेहतर है। समर्पित मार्क्विस बहुत ही जुनूनी है। मुझे ये साइज का फर्क सच में पसंद है। क्यों वो दोनों को एक साथ नहीं रख सकती? अरे लड़की, बहन ने मेरी बाह पकड़ ली। चिन्ह है, तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना। नरम दिल वाला। वेन हुआयू जैसा लड़का दोस्त बनने के लिए ठीक है, लेकिन पति के तौर पर तो वो बिल्कुल उबाऊ रहेगा। मैंने उसे झीलों के बीच 20 बार हंसाने की कोशिश की, पर वो एक भी बार नहीं हंसा। इसके मुकाबले मेरा यंग मास्टर शेन कहीं बेहतर है। मेरी बहन के गाल फिर से लाल हो गए। उसे हंसना और मीठी बातें करना बहुत पसंद है। उसने कहा कि मेरी आंखें चमकीली चांद की तरह है, इतनी रोशनी कि वो अपने दिल की कोई बात छुपा नहीं सकता। फिर उसने मुझे चूमा। उसने मुझे लंबे समय तक चूमा। मेरा चेहरा बिल्कुल बिना किसी भाव के था। बहन, मेरा मन नहीं है ये सुनने का। मेरी बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं अगर तुम्हें दिलचस्पी नहीं है। बहन को तुमसे कुछ कहना है। अगले कुछ दिनों में वो फिर बात आखिर में पहुंच गए। लूजी रोज मुझसे मिलने आने लगा। किंग हे, तुम्हारा मेकअप आज एकदम जबरदस्त लग रहा है। किंग हे, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। जब से हम कल रात अलग हुए हैं, बस तुम्हारा ही ख्याल आ रहा है। जब हुआयू भी आया तो पिताओं ने कहा कि वो वहीं खड़ा था। पीछे की गली में पुराना पेड़ था। हर रोज वो वहीं आधे घंटे से भी ज्यादा खड़ा रहता। उसकी नजरें कहीं खोई हुई थी। चेहरा कुछ बेहोशी सा। कोई नहीं जानता था वो क्या सोच रहा है। मैं दीवार से टिककर एक झलक देखने लगी। हवा ने उसकी लंबी बाजुओं को उड़ा दिया। वो एक पेंटिंग जैसा लग रहा था। मैं भाग गई। मिस, आप क्यों नहीं उनसे बात कर लेती? नहीं, वो मुझे ढूंढने नहीं आया। मिस, यंग मास्टर वैन शायद बात करने से इनकार नहीं करते, बस उन्हें पता नहीं कैसे आपसे बात करनी है। आधी रात को लूजी बैठा था मेरे आंगन की दीवार के पास, आधा बोतल ओस्मंथस का शराब लेकर खड़ा था। नींद नहीं आ रही थी तो सोचा तुमसे थोड़ी शराब पी लूं। मैंने बोतल ली। वो पहले से ही छज्जे के नीचे बैठा था। चांद की रोशनी में उसके चेहरे की रेखाएं बहुत तीखी लग रही थी। किंग है, क्या तुम हिचकिचा रहे हो? जवाब देने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी। मैं इंतजार कर सकता हूँ। पिछली जिंदगी में मैंने 20 साल से ज्यादा इंतजार किया था। इस जिंदगी में अगर ज्यादा समय लगे तो चलेगा। वो एक पल के लिए रुका। एक बात, तुम वैन हुआयू को सिर्फ इसलिए मत चुनो क्योंकि तुम्हें उस पर दया आती है। उसकी तकलीफ उसकी अपनी है, तुम्हारा बोझ नहीं। तुम शादी इसलिए करती हो ताकि जिंदगी का मजा ले सको, किसी की परेशानियों को दूर करने के लिए नहीं। मार्क्विस का दिल बड़ा ही प्यारा है। यही वो उदारता है जो एक अफसर पति में होनी चाहिए। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं उसे चुन लूंगा? लूजी हंसा। अगर तुम सच में उसे चुनती हो तो इसका मतलब है मैं अच्छा नहीं कर पाया। मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें वो पसंद आ गया, मैं इंतजार करूंगा। पिछली जिंदगी में वो 30 की उम्र में चला गया था। शायद इस जिंदगी में भी ज्यादा दिन नहीं जिएगा। तो फिर मैं तुम्हारे साथ ही शादी कर लूंगा। मैं लगभग अपनी वाइन उगल ही देने वाला था। अगली सुबह जल्दी वैन हुआयू एक खाने का डब्बा लेकर आया। उसके अंदर ऑस्मैंथस केक थे। वो खाने पर थोड़े बिगड़े हुए थे और कुछ तो टूटे हुए भी थे। मैंने खुद बनाए हैं। पूरी रात इन्हें बनाने की कोशिश करता रहा। मैंने एक काट लिया। ठीक है, बस देखने में थोड़े बदसूरत है। जो भी तुम चाहो मैं सब सीख सकता हूँ। इन कुछ दिनों में मैंने आखिरकार
समझ आया कि आज हम इस मुकाम तक आए हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। अगर तुम्हें सच में मुझसे शादी नहीं करनी है तो वो ठीक है, लेकिन कृपया मुझे नजरअंदाज मत करो। बस मुझे उस जगह रहने दो जहां से मैं तुम्हें देख सकूं। पुरुष मुख्य पात्र आखिरकार इंसान की तरह बोल पाया। मैंने उसकी थोड़ी सी लाल हुई आंखों को देखा। वेन हुआ यू? पिछली जिंदगी में मैंने कहा था कि हम जिंदगी में एक बिस्तर साझा करेंगे और मौत में एक कब्र, और अगली जिंदगी में भी हमारा रिश्ता जारी रहेगा। वो सच था, लेकिन तुम्हें पीछे हटना पड़ेगा। लूजी पहले आया था प्रपोज करने, और हमने पहले ही मोहब्बत के तोहफे बांट लिए हैं। सब कुछ उसी हिसाब से होना चाहिए जो पहले आया। वेन हुआयू के होठों के कोने धीरे धीरे मुस्कुराए। ठीक है, तुम इतना भी करने को तैयार हो? बस मैं तुम्हारे साथ रह सकूं, मुझे दर्जा कुछ भी चलेगा। वाह, मेल लीड ने सच में मान लिया। मेन हस्बैंड लूजी, सेकंड हस्बैंड वेन हुआयू। क्या कमाल की ड्रीम लाइफ है ये लड़की सच में बहुत भाग्यशाली है। मेरी माँ पर्दे के पीछे से बाहर निकली। मैं फिर मामला सुलझ गया। पहला पति लूजी, दूसरा पति संगीत वेन हुआयू। किसी को कोई आपत्ति है? मैंने कुछ नहीं कहा। यंग मास्टर वेन, अब से मुझे बड़ा भाई कहो। बड़ा भाई लू। मेरी बहन ने मुझे अंगूठा दिखाया। अच्छा, मेरी छोटी बहन सबके लिए मिसाल है। मेरा कुछ कहने का हक है? मेरी माँ ने उसे आधा ठंडे अंदाज में देखा। मेरे पिता जल्दी से पीछे हट गए। शादी 3 महीने बाद तय हुई थी। असली पति की दयालुता दिखाने के लिए लूजी ने खुद जाकर 4 जंगली हंस पकड़ लाए। यह सच में एक दोगुनी खुशी थी। वेन हुआयू रोज मेरे पास आता था चीजें लाने। उसके हाथ से बने मिठाई बनाने का हुनर दिन दिन और निखरता गया। बीताओ ने मुझसे पूछा, असल में मैं किसे ज्यादा पसंद करती हूँ। मैंने कुछ नहीं बताया। लूजी बिल्कुल तपा देने वाले सूरज की तरह था, जो पूरे शरीर को गर्माहट देता था। वेन हुआयू बिल्कुल चमकते चांद की तरह था, जो चुपचाप तंगा रहता है और सुकून देता है। चांद? मैं दोनों से प्यार करता हूँ और किसी एक को नहीं चुनूंगा। सबने कहा था पिछले जन्म में सहायक पात्र अकेला था, लगातार दर्द में। इस जन्म में तीनों साथ है तो लगातार खुशी है। संगीत परफेक्ट अंत के लिए बधाई। शादी के दिन क्योटो की धूप तेज थी। लूजी घोड़े पर गहरा लाल शादी के लिबास में आया। किंग है, उसने आधी उम्र इंतजार किया था। संगीत, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। समारोह के दौरान वैन हुआयू वहां खड़ा था। रिश्तेदार, वो देख रहा था कि मैं धीरे धीरे लूजी की तरफ बढ़ रही हूँ। वो देख रहा था कि मैं सिर झुका रही हूँ। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन उसके होठों के कोने मुस्कुरा रहे थे। शाम को लूजी ने काफी पी रखा था। उसने मुझे बिस्तर के पास अपनी बाहों में ले लिया। किंग है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? नहीं, चलो तुम्हें चुटकी लगाती हूँ। अगर मैं तुम्हें छू तो तुम छुप जाओगी? वो हंसा। रात गहरी होती गई। चांदनी बहुत फैली हुई थी। मैंने धीरे से एक सुसुराहट छोड़ी। लुजी ने मेरी तरफ देखा। क्या तुम उसके बारे में सोच रही हो? तो कल जाकर उसे ढूंढो। वैसे भी परसों ही वो घर में शामिल होने वाला है। मैंने मजाक में कहा, तुम तो बड़े खुले दिमाग वाले हो। मेरे पास और क्या चॉइस है? उसने मुझे थोड़ा और कसकर पकड़ा। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारा अकेले मालिक हूँ। पिछली जिंदगी में मैं बस एक नाम रहित छुपा हुआ प्रेमी था। इस जिंदगी में मैं आखिरकार तुम्हारा आधिकारिक पति बन सकता हूँ। चांदी सी सफेद चांदनी खिड़की से छनकर उसके चेहरे पर बिखर रही थी। उसकी आंखें बेहद चमकदार थी, जैसे उनमें कोई खास बात छुपी हो। पूरी गैलेक्सी। मैं उसके करीब झुकी और उसके होंठों पर चुंबन किया। धन्यवाद लूजी। किस लिए धन्यवाद? 2 जिंदगियों तक तुम्हारा इंतजार करने के लिए। वो हंसा, अपना सिर नीचे किया ताकि हमारी नाकें टकरा जाएं। सिर्फ 2 जिंदगियां नहीं थी, 3 थी। पिछली जिंदगी, ये जिंदगी और अगली जिंदगी भी। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। एक्स्ट्रा वैन हुआयू की साइड स्टोरी। वैन हुआयू पहली बार जू किंग से उस शहर के बाहर के घाट पर मिला था, पानी में। जब वो खतरनाक तरीके से नदी में डूब रही थी तो उसने कूदकर उसे बाहर निकाला। उसने कई मुंह भर पानी उगल दिया और चक्कर आते हुए अपनी आंखें खोली। जब उसने उसे देखा तो पहली बात जो बोली, जनाब, आप सच में बहुत हैंडसम हैं। सबके सामने इतनी बेधड़क बात करना। अपनी 18 साल की जिंदगी में उसने ऐसी लड़की कभी नहीं देखी थी। उस वक्त उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि ये उनकी पूरी किस्मत की शुरुआत थी। थोड़ा शांत हुआ। वो अपने स्टडी रूम में बैठ गया। एक निबंधों की किताब उसके सामने रखी थी, पर वो एक भी शब्द समझ नहीं पा रहा था। उसका दिल एक उलझन भरी गुत्थी था। उसने कभी झू परिवार की सबसे बड़ी बेटी को एक सभा में देखा था। वो वाकई क्योटो की सबसे प्रतिभाशाली लड़की थी। नर्म, सुरुचिपूर्ण और समझदार। उसकी माँ की नजरों में एक आदर्श पत्नी थी मिसाल। लेकिन उसे दूसरी बेटी से शादी करनी पड़ी। वही दूसरी बेटी जिसने घाट पर उसके चेहरे की तारीफ की थी। उसे डर था कि ये शादी उसके लिए एक कष्टदायक अनुभव होगी। लेकिन झू किंग है ऐसी लड़की थी जो आग की तरह जलती थी, रुकती नहीं थी। उसने अपने दिन उसकी जिंदगी में घुसा दिए। सुबह से शाम तक लगातार बातें करती रहती कि आज के उस्मानहस केक बहुत मीठे थे, या आंगन में क्रैब एप्पल खिल गए हैं। यहाँ तक कि बचपन में पेड़ से गिरने की जो दाग मिला था, उसके बारे में भी उसे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो अकेले पूरा 1 घंटा बातें कर सकती थी। वो बड़ी भूख लगी लड़की थी। एक बार उसने रात के खाने में 3 कटोरी खा ली और पेट फूलने की वजह से सो नहीं पाई। दीवार से सटे हुए थे।
कहीं भागने का रास्ता नहीं था। फिर वो पूरी निश्चय से कहती, मुझे ठंड लग रही है। वो चुप हो जाता। फिर वो और भी आगे बढ़ जाती, अपने पैर उसके बचनों पर रख देती। उसने फिर कभी शिकायत नहीं की। वो बेवकूफ नहीं था। जिसे वो नहीं जानती थी वो ये कि वो उस रात सुबह तक जागता रहा, क्योंकि उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। नींद नहीं आ रही थी। वो आधी रात में उसे चित्रित करने लगा, अकेला अपने अध्ययन कक्ष में रहता। उसकी ब्रश की लकीरें स्वाभाविक थी। वो उसकी ही तरह हो गई थी, जैसे वो खिड़की के पास झपकी लेती, या किताब लेने के लिए पंजों पर खड़ी होती, या तालाब के किनारे मछलियों को खाना देती। उसने काम खत्म करके उन्हें छुपा दिया। उसने कभी उसे दिखाया नहीं। उस वक्त उसे भी पता नहीं था कि ये प्यार था। कभी कभी वह उसे मीठी बातें कहने के लिए मजबूर करती, लेकिन वैन परिवार के वंशज होने के नाते उसे बचपन से सिखाया गया था कि कभी अपने जज्बात जाहिर मत करना। वो मीठी मीठी बातें कह नहीं पाता था। शब्द उसके गले में अटक जाते थे, मछली की हड्डियों की तरह जो वो उगल नहीं पा रहा था। उसे लगा कि उसे सच में उसकी परवाह नहीं है। वो कहती, सिर्फ बच्चा ही बोल नहीं सकता। उसके तीसरे साल की सर्दी में संगीत, उसे जुकाम हो गया। कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, बस कुछ दिन आराम की जरूरत थी। लेकिन वो बेताब थी। वो उसकी बिस्तर के पास एक पल के लिए भी नहीं गई। उसकी आंखें रोने से लाल थी। वो बड़बड़ाई, तुम्हें कुछ भी नहीं होने देना है। तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगी। वो उसे देखकर अचानक चकरा गया। वो कहना चाहता था, इस जिंदगी में मैं तुम्हारे साथ तब तक रहूंगा जब तक मैं मरूं। लेकिन उसने वो बात अंदर ही निकल ली। उसने सोचा था कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब कहूंगा, लेकिन बीमारी कभी ठीक नहीं हुई। उस शाम सांझ के वक्त डर करने में उसे अचानक सीने में तेज दर्द हुआ। सब कुछ अंधेरा हो गया। वो इतनी डर गई कि सब कुछ गिरा दिया। वो दौड़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। बेकाबू होकर रोने लगी। पति जी, क्या हुआ। मुझे डरा मत। वो उसकी आंसुओं को पोंछना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि रो मत, लेकिन अब वो बोल नहीं पा रहा था। जैसे जैसे उसकी जिंदगी खत्म हो रही थी, उसकी चीखें उसकी कानों तक पहुंच रही थी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अगली जिंदगी में भी हम साथी बनेंगे। उस बात की वजह से वो भूले जाने वाले पुल पर 50 साल से ज्यादा इंतजार करता रहा। वो पुल पर अकेला भूत नहीं था। एक जिज्ञासु भूत ने उससे पूछा, किसका इंतजार कर रहे हो। अपनी प्रियतमा का इंतजार कर रहा हूँ। कितनी देर से इंतजार कर रहे हो। 50 साल से ज्यादा। तुम सच में काफी समर्पित हो। क्या उसे पता है कि तुम उसका इंतजार कर रहे हो। वो थोड़ी देर चुप रहा। मैं कोई समर्पित आदमी नहीं हूं। मैं बस उसे ये बताना चाहता हूं कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। वो उसके सपनों में नहीं आया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन वो उसके सपनों में नहीं जा सका। उसने सोचा, कोई बात नहीं, इंतजार करना ही काफी है। वो आखिरकार आएगी। उन 50 सालों से ज्यादा इंतजार में उसने उस जिंदगी की सारी घटनाएं बार बार याद की। कई बार ऐसा हुआ। आखिरकार जब वो मरने वाली थी तो वो उसके सपने में आया। वो चांद की रोशनी के नीचे खड़ा था, देखते हुए कि वो आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसके पास दौड़ी आ रही थी। उसका दिल पूरी तरह पिघल गया, लेकिन उसने पीछे हटना ही सही समझा और अपनी पहली योजना पर अड़ा रहा कि उससे सारे संबंध खत्म कर देगा। इस जिंदगी में तुझसे शादी करना मेरी मोहब्बत खो देने जैसा था। आधी जिंदगी का पछतावा। उम्मीद है अगली जिंदगी में हम कभी न मिले। और फिर वो पुनर्जन्म हुआ, उसी घाट पर जहां उसने उसे नदी से बाहर निकाला था। उसने उससे कहा कि वो इस जिंदगी में कभी उससे शादी नहीं करेगी। उसे खुश होना चाहिए था। वैसे तो वो जू परिवार की बड़ी बेटी के पीछे जा सकता था, लेकिन उसका दिल बहुत अड़वा महसूस कर रहा था। जब उसने सुना कि वो बीमार है तो वो घबरा गया और समझ नहीं पाया कि क्या करे। उसने दरबार के डॉक्टर बुलवाए। हर दिन उसके आंगन की हिफाजत करता रहा। बाद में जब वो बड़ी बेटी को चीजें भेजता तो खुद ब खुद उसके लिए भी कुछ तैयार कर देता। जब वो उसकी राह रोकती तो कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर कितना सुकून था। जो शब्द निकले वो तंज भरे थे। मिस यू आंखें समझ गई और आकर मुझे धन्यवाद देने आई, उसने कहा और तुरंत पछताया। संगीत। लेकिन वो उसकी बात का मतलब नहीं समझी। उसने कभी उसके शब्दों के पीछे छुपा मकसद नहीं समझा। फिर लूजी आया, वो आदमी जो इतनी बेबाक बातें कहने की हिम्मत रखता था। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें अपनी यूनिफॉर्म में बहुत सुंदर लगती हो। हर एक बात वही थी जो वो कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया। लूजी को प्रपोज करते देख उसका पूरा होश उड़ गया। शांत रहना। उसने अपनी जिंदगी की सबसे शर्मनाक बात कर दी। प्रपोजल करते हुए फेल हो गया। वो हॉल में खड़ा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो अकेले बहुत देर तक बैठा रहा, सोचता रहा कि लूजी को चुनना शायद उसके लिए सही था। वो लड़का उसे खुश कर सकता था, हंसा सकता था, जबकि वो सिर्फ चुप रह सकता था। लेकिन बाद में उसके ख्याल फिर बदल गए। उसने कहा, पिछली जिंदगी में मैंने कहा था कि हम एक ही बिस्तर, एक ही जिंदगी और मौत के बाद एक ही कब्र साथ बांटेंगे, और अगली जिंदगी में भी हमारा रिश्ता जारी रहेगा। यह सच था, लेकिन तुम अब दूसरी नंबर पर हो। यूजी पहले आया था प्रपोज करने, और हमने पहले ही प्यार के निशान बदल लिए थे। सब कुछ उसी क्रम में होना चाहिए जो पहले आया।
दूसरी जगह होना कोई बात नहीं थी। जब तक वो उसके साथ हो सकता था, कोई रैंक कम नहीं थी। उनकी शादी की रात वो रोया। क्यों आंसू आ रहे हैं? मैं नहीं रोया। उसकी आंखें खरगोश जैसी लाल थी। रोशनी बस मेरी आंखों को चुभ रही थी। वैनव्यू, पिछली जिंदगी में तुम ऐसे थे क्या? भरी भरी। और उसके बालों में हाथ फेर दिया। तुम सच में बड़े मूर्ख हो। उसने हाथ नीचे किए और अपना चेहरा उसके गले के पास छिपा लिया। उसके लिए इतना कमजोर दिखना बहुत कम होता था। उसके साथ अभी भी वही पुरानी खुशबू थी। उसने आंखें बंद की। अचानक महसूस किया कि इस जिंदगी में कम से कम दूसरा होना भी इतना बुरा नहीं है। आखिरकार उसने वो शब्द कह ही दिए। जू किंग खाओ। हाँ, मुझे तुम पसंद हो। मुझे पता है, तुमने आज 8 बार कहा है मुझे तुम पसंद हो। वैन व्यू ने कहा, तुमने फिर से मेरा ऑस्मेंटस वाइन चोरी किया क्या? उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसने सच में चुपके से पी लिया था। बिना इसके वो ये बातें कह भी नहीं पाता। लेकिन उसने सोचा, धीरे धीरे करना ठीक है। तुम्हें धीरे धीरे प्यार करना, धीरे धीरे साथ रहना, और तुम्हारे साथ धीरे धीरे बूढ़ा होना।